हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेरी सॉरी, बहुत दिन के बाद दूसरा वीडियो लेके आ रही हूँ, पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन के साथ आज आई हूँ, दैट इज़ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ठीक है, आप लॉ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है, इन वेरियस जुडिशियल एग्जाम्स। तो आप इसको थोड़ा फोकस होके सुनो और इसको अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव टू द लर्निंग। तो आज हम लोग सेक्शन को ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे इनटू सेवरल डिफरेंट पार्ट्स, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड टेक्निक इफ़ यू study any law paper, because law is all about understanding each and every word thoroughly. ठीक है, तो ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो to get a good and better understanding of all the sections. ठीक है, तो अभी इसको ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग। तो इसका फर्स्ट है when either husband or wife. When either husband or wife. See importance of this word husband or wife. ठीक है, मैं आगे बताऊंगी, मैं स्ट्रेस कर रही हूँ तो आप उसको फोकस होकर देखना। ठीक है, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, withdraws from the society of the other. ठीक है, aggrieved party may apply by petition to the district court. ठीक है, हमने पढ़ा था ना डेफिनेशंस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सो बाय पेटिशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ठीक है, यहाँ तक ब्रेकडाउन हो गया। एंड कोर्ट ऑन बीइंग satisfied of the truth of the statement made in such petition, and that there is no legal ground why the application should not be granted, may decree restitution of conjugal rights. एक्सप्लेनेशन में बाद में आएंगे हम लोग। ठीक है, तो 3 इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, आप देख लो इसमें। पहला, एक्चुअली बहुत सारे, ठीक है, 3 मेजर है, पर उसके पहले छोटे छोटे एलिमेंट्स पे बात करेंगे। पहला है व्हेन ईदर हस्बैंड और वाइफ। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ कब क्लेम कर सकते हैं? व्हेन देयर इज़ अ वैलिड मैरिज। ठीक है, तो जहाँ पे लीगल मैरिज है, वैलिड मैरिज है, तभी वी विल यूज़ द टर्म हस्बैंड और वाइफ। तो सबसे पहला तो ग्राउंड है कि एक वैलिड मैरिज होनी चाहिए, तभी ये वाला सेक्शन अप्लाई होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज़। तो आप किसको मानोगे रीजनेबल एक्सक्यूज़, है ना? तो कुछ ग्राउंड्स जैसे कि दिए हुए हैं हिंदू लॉ में। सो इफ़ यू गो टू हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ऑफ 1956, और उसमें इफ़ यू रीड सेक्शन 18(2), है ना, इट इज़ येस 18(2), तो उसमें कुछ दिए हुए हैं रीजंस। ठीक है, एंड अदर देन दैट यू कैन ऑल्सो लुक इनटू सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, डिवोर्स। ठीक है, दोज आर सम ऑफ द रीजनेबल ग्राउंड्स। अदरवाइज इट इज़ ऑन द arbitrariness of the judge to look up to whether that given excuse is reasonable or not. ठीक है, अदरवाइज आप एक बेसिक ह्यूमन माइंड अप्लाई करो। अगर आपको लगता है कि हाँ दिस इज़ रीजनेबल, दिस इज़ नॉट रीजनेबल, इट्स जस्ट लॉजिक, है ना। अब देखो विड्रॉवल का क्या मीनिंग होता है। विड्रॉवल नॉट ओनली मीन्स withdrawing yourself from the company of the spouse, that you are not living together. It also means that withdrawing from all the matrimonial duties that is invested on you. ठीक है, तो that is withdrawal, है ना। और नेक्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक और एलिमेंट है डेजर्शन का, हम लोग आगे पढ़ेंगे व्हाट इज़ डेजर्शन। तो ये दिस इज़ 1 डिग्री लेसर दैन द डेजर्शन। ठीक है, जिसमें कि आपने लिटरली पूरी तरह से छोड़ दिया है अपने पार्टनर को। ठीक है, दिस इज़ 1 डिग्री लेसर देन द 1 डिग्री लेसर देन द डेजर्शन पार्ट। ठीक है, तो दैट इज़ विथड्रॉवल। ठीक है, विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नेक्स्ट एलिमेंट इज अबाउट aggrieved party may apply petition to the district court. ठीक है, तो aggrieved party may apply। ठीक है, ये तो एक पॉइंट हुआ। अब देखते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस में होगा। पेटिशन तो ठीक है भाई, फाइल हो गई। अग्रीव पार्टी जिस द अदर पार्टनर हु डिजर्टेड his or her spouse,
करेगा जिसको द वन हु इज सफरिंग फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। तो बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करते हैं, तो ये कौन प्रूफ करेगा कि विड्रावल हुआ है फ्रॉम द सोसाइटी? तो पेटिशनर क्यों करेगा? क्योंकि ही और शी इज द वन हु इज सफरिंग फ्रॉम सच एन इंसिडेंट, ठीक है। और की रीजनेबल एक्सक्यूज है फॉर द विड्रावल, वो कौन प्रूफ? सो ये विड्रावल हुआ है वो कौन प्रूफ करेगा? वो प्रूफ करेगा रिस्पोंडेंट, ठीक है, बिकॉज ही हैज़ टू शो दैट वट एवर ही हैज़ डन इज रीजनेबल इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एलिमेंट विच इज फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। सो अ डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स shall be requested for in the court, and the court may pass this decree of restitution of conjugal rights to order the couple to live together in a cohabited home. अब इस पे एक बहुत ही important case मुझे याद आया है, that is कृपाल सिंह versus तीरथ कौर। Okay, तो इस केस में क्या होता है, there is a couple that is husband and wife, and both were working in the same industry, but they were living separately, ठीक है। वाइफ दूसरी जगह पे रहती थी और हस्बैंड दूसरी जगह पे रहते थे, ठीक है। और क्या हुआ, और वो लोग किसी तरह से मैनेज कर रहे थे। समटाइम द हस्बैंड वुड गो टू द वाइफ्स प्लेस एंड वाइफ वुड कम टू द हस्बैंड्स प्लेस, ऐसे ये लोग मैनेज कर रहे थे, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम हस्बैंड डिमांडेड दैट वाइफ शुड come and cohabit with the husband, ठीक है, and he also asked the wife that you should leave your job and come and live with him, ठीक है। पर क्या हुआ कि wife refused to leave the job, ठीक है। तो the husband filed a petition in the district court first of all, and then it went up to the Supreme Court, है ना। लेकिन husband का क्या था कि this is a case of restitution of conjugal, ठीक है। तो हस्बैंड का क्या क्लेम था कि वाइफ हैज़ विथड्रॉन हर सेल्फ फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द हस्बैंड, ठीक है। तो ये जो विथड्रॉवल वर्ड है ना, इसका बहुत बड़ा कॉनोटेशन है, ठीक है। पहले तो जब ये केस आया, पुट अप हुआ फर्स्ट टाइम, तो इसके बहुत सारे ओपिनियंस आए इसके ऊपर, एंड सम वर लाइक कि वाइफ शुड मूव टू द हस्बैंड्स प्लेस। वाइफ का यही ड्यूटी ही है कि जो हस्बैंड बोले दैट ओनली यू हैव टू डू, ठीक है। लेकिन इस पे लेटर ऑन जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस रोहतगी का स्टेटमेंट आया विच वॉज वेरी मॉडर्न to its time, and it has such a wide and a very beautiful wherein he stated that just because a person does not want to leave their job, it do not comply that they have withdrawn themselves from the society of another, क्योंकि there are so many people in the world who do not live together or they are working overseas, है ना। कितने सारे ऐसे प्रोफेशन है जहाँ पे हस्बैंड इज ट्रैवलिंग फॉर 6 months और मे बी वाइफ इज लिविंग आउट स्टेशन, एंड देयर इज सो मेनी थिंग्स, है ना। तो क्या उसमें भी आप हर केस में बोलोगे कि विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी? तो दैट इज नॉट हैपनिंग, एंड दिस इज 21st century. Women would go out to work, है ना। They also have a social identity, and of course it is all about equality, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि दिस वॉज नॉट अ केस ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। इस केस में दो वर्ड्स का मीनिंग भी डिफाइन किया गया, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली डिफाइन बट इट वॉज गिवन मीनिंग, है ना। तो कोहैबिटेशन एंड कंसोर्टियम विच हैज़ अ सिमिलर मीनिंग, ठीक है। एक लैटिन वर्ड है और एक इंग्लिश टर्म है। तो कोहैबिट not only mean to live under same roof, है ना। It also mean that you are emotionally surrendered to each other, you are fulfilling all your matrimonial duties, ठीक है। तो एक और केस था wherein the wife was incredibly sick, है ना, and the husband was living in the same city but he didn't even come to look on her, ठीक है। तो दैट वाज अ केस जिसमें आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, गिवन दैट देयर इज नो रीजनेबल एक्सक्यूज, ठीक है। तो ये हो गया। अब से सपोज 2 people have not even cohabited at all,
ठीक है, in their whole lifetime they got married but they haven't cohabited. Say suppose some two people are secretly wedded and uh, through court marriage, and they're not living together. Will that amount to restitution of conjugal right? No, absolutely not. ठीक है, अब कोर्ट्स का भी एक एजेंडा होता है, मतलब दे हैव अ पर्पस, है ना, कि मैरिज लॉज को कैसे देखती है. द सोल पर्पस फॉर देम इज टू कंजर्व मैरिजेस. ठीक है, दे आर नॉट बिहाइंड ruining lives of the people or breaking the marriages easily. तो आप ऐसे सोचो, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट डिवोर्सेस, है ना, तो फर्स्ट थिंग दैट विल कम टू योर हेड इज दैट इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. बहुत टाइम लगता है, बहुत खर्चा होता है, ठीक है, बहुत कोर्ट के चक्कर लगते हैं. तो ये थॉट जो बना है, ये क्यों बना है? बिकॉज इट ओनली सिग्निफाइज दैट इट इज़ अ वेरी टफ प्रोसेस, है ना, दैट यू कैन नॉट गो थ्रू इट वेरी इजीली. तो ये ऐसा क्यों थॉट बनाया हुआ है ना, इन द सोसाइटी? बिकॉज द सोल पर्पस इज टू कंजर्व मैरिजेस, है ना. अगर छोटे छोटे इश्यूज में अगर मैरिजेस ब्रेक होने लग जाए तो दिस सोसाइटी विल टर्न इनटू अ मेस्ड place. ठीक है, people would not even try, they would not give chance to their marriage. तो you also see it's basic logic कि when two people decide on marrying each other, and in certain cases they do not, so for them certain remedies are available. But in cases where two people have already decided, then they only need a chance. In so many cases they are not even given a chance to reconcile their issues, है ना. तो कोर्ट का वही पर्पस होता है. ठीक है, आप ऐसे देखो कि अगर हर ये बहुत इजी हो जाए, ये बहुत ही कॉमन हो जाए दैट एवरीबडी इज गेटिंग सेपरेशन एंड ऑल दीज थिंग्स, तो सोसाइटी विल टर्न इनटू अ वेरी बैड प्लेस. ठीक है, तो वो बैलेंस बनाने के लिए और एक अच्छी यूटिलिटेरियन सोसाइटी डेवलप करने के लिए कोड्स जो है इसको थोड़ा डिफिकल्ट रखते हैं. ठीक है, but courts, when they see that this relationship has led to a point where it is not going to get back together, and it's a term which is used, that is irretrievable breakdown of marriage, wherein कि आप कुछ भी कर लो ये रिलेशनशिप में नहीं हो सकती है. उन केसेस में कोर्ट का यही पर्पस होता है दैट दे गिव रिलीफ to the parties without any bitterness or any bad memories, और ये easily हो जाए. और उन केसेस में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स भी नहीं देते हैं. ठीक है, वो ऑर्डर नहीं देते हैं कि आप जाके कोहैबिट करो, बिकॉज दे नो दैट दिस इज नॉट गोइंग टू गेट बैक टुगेदर. तो उन केसेस में कोर्ट ज़्यादा ट्राई भी नहीं करती है. ठीक है, अब ये जो भी सारे टर्म्स मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं इनका डिटेल क्लास लूँगी अपने आगे के वीडियोस में. उसके पहले एक और पॉइंट है, जैसे कि डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन पास हो गई. ठीक है, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, एंड टिल दैट दैट स्टैट्यूटरी पीरियड द कपल डिड नॉट रिकनसाइल, दे डिड नॉट कम टुगेदर और कोहैबिट. ठीक है, तो फिर वो डिसोर्शन आ ही गया ऑलरेडी. 1 year पास हो गया, 2 year पास हो गया, जो एक स्टैट्यूटरी पीरियड जो कोर्ट देती है वो पास हो गया. देन द पार्टीज कैन गो फॉर डिवोर्स. दे कैन टेक अप दिस एज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स एंड दे कैन मूव अहेड विथ इट. ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि आजकल बहुत ही कॉमन हो रहा है, विच इज़ लिव इन रिलेशनशिप. तो इन सारे केसेस में ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स वुड नॉट अप्लाई. वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट अ वैलिड मैरिज. टू पीपल आर जस्ट लिविंग टुगेदर, एंड अब you never know, maybe in future they get validity और इन पे भी कुछ laws बने, but till now there is no such provision. Also some other concepts like prenups, जो कि हम लोग बहुत सुनते हैं ना बॉलीवुड और ऐसे मूवीज में देखते हैं, that two people they get into contract regarding the property and finances and the behavior and so many lifestyle things, that how they are going to conduct themselves आफ्टर मैरिज. तो ये सारी चीज़ें वॉइड हैं एंड दे आर नॉन एग्जिस्टेंट. मैं इसका क्यों यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ? बिकॉज टू पीपल आर लिविंग टुगेदर एंड से सपोज दे गेट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट दैट दे वुड नॉट लिव टुगेदर इवन इफ दे आर मैरिड. ठीक है, तो
ऐसा नहीं होता है. अगर कोर्ट के पास कोई petition लेके जाता है, then court will at the point declare it void and they will bring the couples together. Moreover, this section has been a very scrutinized section, and subclause 2 of section 9 was already repealed from it by the Act of 1976, and it has been under constitutional scrutiny also, because it violates Article 14, Article 21, right to life and liberty, right to equality and all these things, because earlier wife was considered as a chattel, okay, as an object, that whatever that was in the earlier times. I'm not going deeply into it, but then there are certain things that has to be done just to maintain the peace in the society. So the purpose of this section is to bring together estranged parties, to give them another chance to their marriage, because and every couple deserve innumerous second last chances. So with that note, this is the end of my video, and I'll come to meet you through my next video. And if you like whatever I have been teaching, and I'm totally open for any recommendations or any ideas that you have, you can also drop me mail on my email address, which I have attached below in the description. And if you like my video, do give a like, a thumbs up, or you can also subscribe to my channel, and you can also comment me whatever questions if you come up with. I'll surely take up in that in my next lecture. Okay, thank you.